नमस्कार बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज गणित का अभ्यास सेट ए कक्षा 10वीं गणित। इसका हम अभ्यास सेट के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं आपको पहले ही हल करवा चुका हूं। आपको मेरे प्ले लिस्ट में इसकी वस्तुनिष्ठ संबंधित चारों सेटों की वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर इनको देख लें और अच्छे से हल कर लें। और किसी को PDF चाहिए यदि तो आप मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा मोबाइल नंबर ये है 97 13 24 68 48, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दें तो कल आपका सामाजिक ज्ञान का पेपर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये PDF भेज दूंगा और अब विस्तृत पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। हम आज से क्वेश्चन नंबर 6वें से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें से लेकर क्वेश्चन नंबर 22वें तक हम आज हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यदि हम देखें तो हल करने का तरीका, यदि हम देखें तो हल इनको ऐसे करेंगे। यहाँ देखिए हल, क्वेश्चन नंबर 6वां, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने पेपर हाथ में ले लिया है, आप भी क्वेश्चन नोट कर लें पहले, उसके बाद हल करें। तो हमें दी गई संख्याएं जो वो लिख लेंगे हम। दी गई संख्याएं क्या दी हैं संख्याएं, पहली लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। दोस्तों इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 गुणा, यहाँ क्या बचा, पूरे में 7 गुणा 11, ये 13 कॉमन ले लिया, प्लस 1 बचा। बराबर 13 गुणा 11 7 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणा 77 और 1 78, जो कि भाज्य है। क्यों भाज्य लिख सकते हैं हम, जो कि भाज्य है। क्यों है भाज्य, क्योंकि ये भाज्य कौन संख्या होती है, जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चली जाए। तो ये 13 और 78 2 से भाग चला जाएगा इसमें, इसलिए कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। अगली संख्या लिखते हैं हम कि एवं दूसरी संख्या क्या आपको प्रश्न में दी, आपको दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। दोस्तों मैं इसको इधर हल कर रहा हूँ, आप इधर देखें इसको। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो कॉमन ले लिया, 5 की जगह 1 आ गया। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस ये 5 भी था, वो कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1। इसको और हल करते हैं, 5 ऐसे ही रखा। इस पूरे का हम गुणा करेंगे, 7 छंग 42 और 4 तिया 12 दूनी 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1। पूरा का पूरा गुणा देखें हम, 5 गुणा 1009। तो हम देखें तो इसमें भी 2 संख्या आ रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ये भी कैसी हो जाएगी, जो कि भाज्य है, जो कि भाज्य है। तो अंत में हम लिख देंगे अतः दी हुई दोनों संख्याएं भाज्य हैं। अतः दी हुई दोनों संख्याएं, दी गई दोनों संख्याएं भाज्य हैं, भाज्य हैं। इस प्रकार से हम ये 2 नंबर के सवाल को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नमस्कार बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज गणित का अभ्यास सेट ए कक्षा 10वीं गणित। इसका हम अभ्यास सेट के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं आपको पहले ही हल करवा चुका हूं। आपको मेरे प्ले लिस्ट में इसकी वस्तुनिष्ठ संबंधित चारों सेटों की वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर इनको देख लें और अच्छे से हल कर लें। और किसी को PDF चाहिए यदि तो आप मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा मोबाइल नंबर ये है 97
13, 24, 68, 48। इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दें तो कल आपका सामाजिक ज्ञान का पेपर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। और अब विस्तृत पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। हम आज से कक्षा क्वेश्चन नंबर 6वें से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें से लेकर क्वेश्चन नंबर 22वें तक हम आज हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है। व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यदि हम देखें तो हल करने का तरीका, यदि हम देखें तो हल इनको ऐसे करेंगे। या देखिए हल, क्वेश्चन नंबर 6वां, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने पेपर हाथ में ले लिया है, आप भी क्वेश्चन नोट कर लें पहले, उसके बाद हल करें। तो हमें दी गई संख्याएं जो वो लिख लेंगे हम। दी गई संख्याएं, क्या दी हैं संख्याएं, पहली लेते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। दोस्तों इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 गुणा, यहाँ क्या बचा, पूरे में 7 गुणा 11, ये 13 कॉमन ले लिया, प्लस 1 बचा, बराबर 13 गुणा 11 7 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणा 77 और 1 78, जो कि भाज्य है। क्यों भाज्य लिख सकते हैं हम, जो कि भाज्य है। क्यों है भाज्य, क्योंकि ये भाज्य कौन संख्या होती है, जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चली जाए। तो ये 13 और 78 2 से भाग चला जाएगा इसमें, इसलिए कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। अगली संख्या लिखते हैं हम कि एवं दूसरी संख्या क्या आपको प्रश्न में दी, आपको दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। दोस्तों मैं इसको इधर हल कर रहा हूँ, आप इधर देखें इसको। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो कॉमन ले लिया, 5 की जगह 1 आ गया। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस ये 5 भी था, वो कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1। इसको और हल करते हैं, 5 ऐसे ही रखा। इस पूरे का हम गुणा करेंगे, 7 छंग 42 और 4 तिया 12 दूनी 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1। पूरा का पूरा गुणा देखें हम, 5 गुणा 1009। तो हम देखें तो इसमें भी 2 संख्या आ रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ये भी कैसी हो जाएगी, जो कि भाज्य है, जो कि भाज्य है। तो अंत में हम लिख देंगे अतः दी हुई दोनों संख्याएं भाज्य हैं। अतः दी हुई दोनों संख्याएं, दी गई दोनों संख्याएं भाज्य हैं, भाज्य हैं। इस प्रकार से हम ये 2 नंबर के सवाल को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है संख्याएं 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 5005 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड में यही बता देता हूँ आपको। वे संख्याएं जो किसी और से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हमें 5005 को व्यक्त करना है, तो लिख लेंगे पहले किससे भाग जाएगा, इसमें आखिरी में 5 है तो 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5, 0 में भाग देंगे 0, 5 एकम 5। अब किससे चला जाएगा, 7 से चला जाएगा। 7 दूनी 7 एकम 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 0 के आगे लगेंगे 30 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28। दोबारा देख लीजिए,
5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर 7 से 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौको 28 बचे 2, 21, 7 दिया 21। फिर 11 से 11 एकम 11, 3 11 3 33 और फिर 13 से। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देंगे ऐसे, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड किसके, 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस प्रकार से आपको 2 अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देख लें। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना दोस्तों। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हमें 6, 72 और 120 इनके एलसीएम निकालने हैं। तो इनके हम पहले क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 6 के गुणनखंड निकालें यदि हम तो किससे भाग जाएगा? 2 3 6, 3 एकम 3। 72 के गुणनखंड निकालें हम तो किससे जाएगा? 2 से 2 3 6 बचा 1 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 एकम 2 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 नाम 18 और फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 आएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं यदि हम 120 के गुणनखंड, 2 से 2 छक्के 12 0, 2 3 6 0, 2 एकम 2 बचा 1 1 क्या आगे लग जाएगा 10, 2 पंचे 10, 3 5 15, 5 एकम 5। इस प्रकार से सभी गुणनखंड निकाल लिए हमने। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम यहाँ लिखेंगे 6 के गुणनखंड लिखेंगे। 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1। 72 के लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। और 120 के लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। दोस्तों एलसीएम क्या निकालना हमें? एलसीएम किसका? 6, 72, 120 बराबर एलसीएम होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मतलब जो तीनों में कॉमन मिल रहा है। एक तो तीनों में कॉमन ये मिल रहा है, तो यहाँ 2 लिया। फिर तीनों में कुछ नहीं मिल रहा तो 2 में, ये 2 में मिल रहा है तो ये 2। जितनी संख्या होती दोस्तों उन सभी में मिलना चाहिए। फिर ये 2 मिल रहा है। अब दोस्तों 3 भी मिल रहा है ये पहले और दूसरे वाले से, ये तो ये 3 और यहाँ भी 3 मिल रहा है ये, तो ये 3 बचा क्या? ये 5। तो जो बच रहा है उसको भी लिख लेते हैं 5 और 1। इन सब काम कर देंगे गुणा। 5 तिया 15, 15 दूनी 5 तिया 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। इस प्रकार से एलसीएम कितना आ गया? 360। ऐसे आपको पूरा हल करना है। तो एक बार कॉमन देख लें दोस्तों। यदि इसी में हमें एचसीएफ निकालना हो तो मान लो या एलसीएम की जगह हमसे पूछ लेते कि एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो जितनी संख्या है उन सभी का कॉमन गुणनखंड सिर्फ। तो तीनों में कॉमन क्या था? अकेला 2। तो एचसीएफ आ जाता आपका अकेला 2। लेकिन हमसे क्या पूछ लिया? एलसीएम। तो एलसीएम जो तीनों में कॉमन है, जो 2 में कॉमन है और जो कॉमन नहीं है वो भी, सब कुछ लिख लेते हैं हम किसमें? एलसीएम में। तो ऐसे ये हो गया। अगला प्रश्न है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको अच्छे से लिख लें या समझ लें। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, 7 का अथवा, 7 का अथवा हल हम जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? देखें जरा, किसी संख्या n के लिए संख्या 4 का n शून्य पर समाप्त होती है। दिया है
दिया है संख्या 4 की घात n, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 4 की घात n बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 की घात n। तो दोस्तों शून्य पर संख्या कब आती है, शून्य संख्या जब आएगी जब इस सम संख्या के साथ 5 का गुणा हो। किसका गुणा हो, तो 5 दूनी 10 तो 0 हो जाएगा, या 4 हो 5 को 20 तो 0 हो जाएगी। इसमें 5 कोई गुणनखंड में आ रहा है, नहीं आ रहा। जब गुणनखंड में 5 नहीं आएगा तो उसको हम लिख देंगे कि प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंडों में संख्या संख्या 5 नहीं है। यदि ये किसी n के लिए संख्या 4 ज्ञात n शून्य पर समाप्त होगी, यदि किसी 4 की घात n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी, किसी 4 घात n के लिए संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है। और 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में एवं 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 आनी चाहिए। संख्या 5 आनी चाहिए, पर यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 घात n में गुणनखंड 2 × 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा। इस अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से जिस प्रमेयिका से 4 घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इतना से लिख देंगे इसको। तो अगला इसको नोट कर लें दोस्तों, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बेहद सरल क्वेश्चन है। एक शून्य ज्ञात करने के लिए प्रश्न पेपर में जरूर आएगा। अच्छे से समझ लें शून्य वाले प्रश्न को, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर में एक प्रश्न जरूर आएगा। तो देखें, मैं यहीं करा देता हूँ इसको। हम लिख देंगे दिया है बहुपद। हमेशा जो प्रश्न में दिया उसको पहले दिया है करें। दिया बहुपद क्या दिया है, x² - 2x - 8 ये बहुपद दिया है। तो दोस्तों कैसे हल करते हैं, हमेशा हल करने का तरीका देख लें इसको, कि सबसे पहले पहला पद लिख लो और आखिरी का पद लिख लो। बीच वाले पद के 2x है, इसके 2 खंड, इस वाले पद के हमें 2 खंड। ऐसे करना है कि दोनों को, तो पहले और तीसरा पद जो लिखा है उसका गुणा कर लो। x² गुणा -8 से करेंगे तो माइनस का 8x²। अब बीच वाले पद के 2 खंड ऐसे करेंगे कि उनका गुणा माइनस के 8x² प्राप्त हो। तो कैसे कर लें, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x। माइनस का प्लस से गुणा करेंगे, माइनस 4 दूनी 8 x गुणा x x²। और इसे घटाएं यदि
या जोड़ें तो माइनस के 2x पर आएंगे। 4x में से 2x घटा देंगे, कितने बचेंगे? 2x। अगले स्टेप में इसको कॉमन देख लें, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन? इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। यहाँ क्या बचा? 2x थे, एक कॉमन ले लिए, एक बचा -4 प्लस इन दोनों में कॉमन। यदि समझ नहीं आ रहा लेना तो जैसा कोष्टक यहाँ बना वैसा का वैसा कोष्टक यहाँ बना लो। ये बना लिया। अब इसमें किससे x में किस संख्या से गुणा करें कि 2x हो जाए? 2 से गुणा कर दो। 2 का x में गुणा करेंगे प्लस के 2x, प्लस के 2 का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 से तो माइनस के 8। पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों? हमें पूरे में से कॉमन दिख रहा है हमें x -4। यहाँ क्या बचा? x प्लस यहाँ क्या बचा? 2। तो इसके जो आ गए गुणनखंड हो गए। हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? अब इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे हम इसको, या तो x -4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। दोस्तों यहाँ गलती करते हैं बच्चे, देख लेना यहाँ पे अक्सर नंबर कट जाते हैं जब मैं कॉपी चेक करता हूँ। तो x -4 बराबर 0 था तो माइनस का 4 इधर जाएगा। तो या तो ये बार बार लिख लिया करो, अच्छा रहता है आपको पूरे नंबर चाहिए तो, या x बराबर प्लस के 2 इधर जाएंगे तो माइनस के 2। अतः अंत में ये लाइन जरूर लिखा करो, दिए गए बहुपद के शून्यक क्या आ गया? शून्यक एक तो आ गया 4, दूसरा क्या आ गया? -2 है। ये आपको 2 नंबर का प्रश्न पूरे 2 नंबर दिलाएगा। इस प्रकार से हल करना है दोस्तों, नोट कर लें इसको अच्छे से। और यदि आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दें, और यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें इसको और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न है अथवा वाला इसका एक द्विघात बहुपद याद की जिसके शून्यकों को योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हमें क्या निकालना है? शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और बहुपद ज्ञात करना है, ये करना है हमें। तो क्या करें हम दोस्तों? सबसे पहले क्या करेंगे? दिया है, क्या दिया उसको लिखेंगे, दिया है जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या दिया? योग पहली संख्या पहले जो दिया पहले उसको, बाद में जो दिया बाद में -3। और क्या दिया? शून्य को गुणनफल। गुणनफल कितना दिया है? 2। हम जानते हैं, आप नहीं जानते लेकिन ये लाइन लिख सकते हैं, और जानते हैं तो अच्छी बात ही है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सूत्र होता है आपका x² माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग, कोष्टक बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र होता है। इस सूत्र को याद कर लें क्योंकि इसी में हमें मान रखना है। तो मान रखते हैं x² माइनस शून्यकों का योग की जगह कितना मान है इसका? -3 इंटू x है x प्लस शून्य का गुणनफल कितना है? 2। यदि हम इसको देखें और तो x² ऐसे ही रखा, इस माइनस गुणा इस माइनस से होगा तो क्या जाएगा? प्लस का 3 x का साथ में x प्लस 2। यही आपका क्या आ गया? बहुपद आ गया, आंसर आ गया जो आपको ज्ञात करना था। x² माइनस प्लस 3x प्लस 2। आपको समझ आ रहा है? बहुत ही आराम से चल रहा हूँ मैं। यदि आपको लग रहा है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें, तो अगली वीडियो में आपको और आराम से पढ़ाऊँगा। दोस्तों कल आपका समाज विज्ञान का पेपर हो जाएगा, उसके बाद 8 तारीख और 9 तारीख और 10 तारीख में हम कोशिश करूंगा मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाने का प्रयास करूंगा। तो आप जुड़े रहें मुझसे और अच्छे से तैयारी करते रहें, जिससे आप मैथ्स में आसानी से पास हो सकें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। अगला प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद x², फिर द्विघात बहुपद का x² माइनस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपने दिया है, क्या दिया है? दिया है बहुपद, द्विघात बहुपद। वो जरूर लिख लिया करो दोस्तों जो दिया है, द्विघात बहुपद। यहां लिख दिया उसको, बहुपद क्या दिया है? x² माइनस 3। ठीक है,
अब क्या करें हम इसमें, इसको हल करते हैं इधर बराबर करके। इसको हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख दिया, जो क्या आपका -3 है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, -3 को लिख दिया मैंने √3 की घात 2। क्या होता है दोस्तों, जब किसी अंडर रूट वाली संख्या का हम 2 बार गुणा करते हैं, अंडर रूट गुणा अंडर रूट, तो वो क्या प्राप्त होती है, हमें बिना अंडर रूट वाली संख्या प्राप्त होती है। और तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। अब दोस्तों इस सर्वसमीकरण हमने पढ़ी है, a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार a - b और एक बार a + b। तो इसमें a लगा दी मैंने। यदि आपको याद नहीं है तो फिर क्या करें, तब भी आप 2 बार इसको लिख सकते हैं पक्षांतर करके, x - √3 और x + √3। अब आपके 2 ब्रैकेट बन गए, वही कंडीशन आ गई। अब या तो जब आपके गुणनखंड हो गए, ये तो गुणनखंड हो गए, गुणनखंड होने के बाद या तो x - √3 बराबर 0 या आपका x + √3 बराबर 0। या तो क्या हो जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, आपका माइनस का इधर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, x बराबर प्लस का √3, या ये प्लस का इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, x बराबर माइनस का √3। तो ये क्या आ गए आपके शून्यक आ गए। क्या निकालना था दोस्तों हमें प्रश्न में, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। ये तो हमारे शून्यक आ गए, तो शून्यकों का योग ज्ञात करना हमें, तो मैं यहाँ करता हूँ आपको शून्यकों का योग। देखें जरा आप, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, बताइए क्या होता है शून्यकों का योगफल, आप यदि बता सकते हैं तो बताइए। शून्यकों का योगफल, एक शून्यक क्या आपका √3, दूसरा क्या है प्लस माइनस √3, ठीक है, बराबर √3 माइनस √3 बराबर 0, इसी के बराबर लिख दो, माइनस x का गुणांक। यदि हम इसको देखें तो यहाँ देखो कहाँ है सवाल है, x तो इसमें है ही नहीं है, x है ही नहीं है, मतलब जो संख्या है ही नहीं है उसका गुणांक क्या होगा 0, इसलिए 0 आ गया। x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। यदि x² गुणांक देखें इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1, और x² गुणांक क्या है यहाँ पे देखें, यदि हम x² गुणांक में क्या कोई संख्या नहीं होती, मतलब उस गुणांक में 1 है, x² गुणांक कितना है 1 है यहाँ पे, इसलिए बटे में 1 रख दिया, तो 0/1, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यही शून्यकों का योगफल हो जाएगा। इसको नोट कर लें, और यदि अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कर लें दोस्तों, धन्यवाद। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, दी गए चित्र में बहुपद y बराबर px ग्राफ में नीचे आकृति के अनुसार शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। 2 अंक का प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, अच्छे से समझ लें। जब भी इस प्रकार का ग्राफ आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है, देखना है कि x अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है। इसको देखें, यदि हम जैसे कि मान लो ये है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और कोई ग्राफ ऐसा गया, ऐसा, ठीक है, तो ये x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यक देखें हम तो कितने हो जाएंगे, इसमें शून्यक 3 हो जाएंगे। यदि हम इसी में यहाँ देखें, इसमें ये लाइन गई, x अक्ष ए है, ये ग्राफ इसको काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, नहीं काट रहा, तो यहाँ शून्यक क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ शून्यक हो जाएंगे 0, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अगला आइए दोस्तों 10वां क्वेश्चन करते हैं हम। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो दोस्तों मैं यही करा देता हूं इसको, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और x, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष, ठीक है। प्रश्नानुसार देखते हैं हम, प्रश्नानुसार क्या कंडीशन दे रहा है दोस्तों इसमें, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि
आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पूर्व की बात चल रही है दोस्तों। मान लो आज मैं x वर्ष आफ्ताब x का 7 साल पहले कितना होगा, माइनस का 7 कर दिया। और ये भी आज y की है 7 साल पहले कितने की होगी, माइनस का 7, यहाँ भी कर दिया। अब दोनों में क्या चल रहा है, दोनों में चल रहा है 7 गुना का खेल। ये 7 गुना है और ये 7 गुना नहीं है, दोनों को बराबर करना है। बराबर करना है तो अब 7 का गुणा मैं किस में कर दूं, पुत्री में कर दूंगी। आफ्ताब तो पहले से बड़ा है तो 7 गुना हो जाएगा। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, 7 से दिया 49। x प्लस का y इधर आएगा, माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का पहुंच जाएगा इधर। x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, कितना हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक गणितीय रूप बन गया हमारा ये। दूसरा गणितीय रूप बनाए हम दूसरी कंडीशन से, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार यदि हम देखें दूसरी कंडीशन क्या है, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कब से, 3 वर्ष बाद। अब बाद वाली दोस्तों पूर्व जाए तो माइनस कर दो, बाद जाए तो प्लस कर दो। तो x प्लस 3 y प्लस 3 दोनों को बराबर करना है तो गुणा किस में कर दो, इसमें कितने से, 3 से, क्योंकि 3 गुना रह रही, गुना का मतलब गुणा करना। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। x माइनस 3y बराबर 9 प्लस क्या जाएगा, माइनस का 3। x माइनस 3y बराबर 6। एक दूसरा गणितीय रूप आ गया। इस प्रकार से 2 नंबर में दोनों गणितीय रूप जरूर आ सकते हैं, लेकिन आपका ये ग्राफीय निरूपण नहीं आएगा। कौन सा, ये ग्राफीय निरूपण वाला, व्यक्त करने वाला, ऐसे 2 नंबर में नहीं आएगा। इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों। दोस्तों समांतर रेखाएं कब होती हैं, 3 तरह की रेखाएं होती हैं। एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, एक प्रतिच्छेदी, एक समांतर और एक समपाती। तीनों को अच्छा देख लें, 1 नंबर में एक क्वेश्चन भी आ सकता है और 4 में भी। प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ये प्रतिच्छेदी, जैसे बोलते हैं हम अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, दूसरा नाम भी। दूसरी है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसको क्या बोलते हैं हम, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल, कोई भी हल नहीं, हल नहीं। और तीसरी होती है समपाती। समपाती मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और इसको क्या बोलते हैं, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल। ये 3 तरह की रेखाएं होती हैं। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, समांतर रेखाएं कौन सी रेखा निरूपित करती हैं, समांतर। हमें ऐसा उदाहरण लिखना जो ऐसी कंडीशन दिखाए, कैसी कंडीशन दिखाए, हमें इस तरह की कंडीशन को दर्शाए, वो वाला उदाहरण हमें लिखना है। सिर्फ कोई सा भी आ सकता है आपको, इस तरह से 3 प्रश्नों में से ऐसा वाला हमें हल करना है। देखिए मैं कराता हूँ आपको। पहले तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि समांतर रेखा की कंडीशन है इसलिए लिख लेंगे, जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं प्रदर्शित करें। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण लिख लेते हैं हम, कोई भी हल। 2 चरों, ऐसे लाइन लिख लेंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अकेला पहले रैखिक समीकरण लिख लेते, रैखिक समीकरण। हम ऐसा लिखेंगे जो तुलना करने पे हमें वही कंडीशन बने, कोई भी हल नहीं वाली। तो लिख लेते हैं x1, 1 मिनट, x1 नहीं लिखेंगे हम, x प्लस x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा लिख दिया हमने 4x प्लस 8y माइनस 7 बराबर 0। अब इनकी तुलना हम करेंगे किससे, तुलना कर देंगे, तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम a1 बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ से पहले समीकरण की पहले से दूसरे की दूसरे से तुलना, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -3। ऐसे ही a2 बराबर 4, b2 बराबर 8 और c2 बराबर -7। इन मानों को वापस से हम रख के देखते हैं। समांतर रेखाएं प्रदर्शित होंगी यदि, क्या लिख देते हैं, समांतर रेखाएं होंगी यदि, क्या होंगी, कंडीशन लिख देते हैं उसकी। कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान इसमें रख देंगे। a1 का मान 1 बटे a2 का मान 2, a2 का मान कितना है 2 सॉरी 4 है a2 का मान 4, ठीक है। a1 का मान 1, a2 का मान 4 बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 यहाँ देखें और b2 का मान 8 बराबर नहीं है। c1 का मान कितना है, c1 का मान है -3 और c2 का मान ये -7। ये देखते हैं 1/4 ऐसे कैसे आया, बराबर 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1/4 बराबर नहीं है, माइनस से माइनस करेगा 3/7। तो ये कंडीशन आ गई हमारी। जब ये कंडीशन आ गई तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये कंडीशन सही है क्या, सही है ऐसी, इसलिए रेखाएं कैसी प्रदर्शित करेंगी, समांतर रेखाएं हैं ये। इस प्रकार से हमें इसको 2 नंबर में हल करना है। अगला प्रश्न नोट कर लें इसको। अगला प्रश्न है आपका ये 11वें नंबर का प्रश्न। गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² प्लस kx प्लस, अच्छा ऊपर वाला गुणनखंड विधि से इसको हल करें। तो दोस्तों आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन अथवा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा अथवा वाला, इसको जरूर अच्छे से हल कर लें। देखें जरा, दिया है, क्या दिया है, हम वो लिख लेते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। आज दोस्तों थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब सा हो रहा है, इसलिए आवाज़ मेरी थोड़ी वैसी आ रही होगी। मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूंगा मैथ्स की। अब आगे करते हैं इसको। क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमें गुणनखंड करना किसी के, तो गुणनखंड करने के लिए हमेशा पहला पद ऐसे कैसे लिख देना और आखिरी वाला पद भी वैसे के वैसे लिख देना, और पहले और आखिरी पद का आपस में गुणा करके अलग से लिख लेना। जैसे कि √2x² गुणा √5 √2, इन दोनों का गुणा किया मैंने, दोनों प्लस किया तो प्लस का आएगा, 5 तो आ ही गया, x² आ गया, गुणा √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, और 5 दूनी 10x²। ये तो आ गया आपका पहले और तीसरे का क्या आ गया, गुणा। अब बीच वाली संख्या जो है ये 7x, इसके 2 खंड ऐसे करते हैं कि जोड़ के या घटा के 7x आए, और गुणा करने पर जो हमारी पहली और तीसरी संख्या गुणा है इतना आए 10x²। तो क्या कर दूं मैं, प्लस 5x प्लस 2x, 5 और 2 7x और 5 दूनी 10, x इंटू एक्स x²। अब क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन लेंगे, इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, अकेला x दिख रहा है मुझे, x ले लिया, 2x थे एक x ले लिया, √2 प्लस यहाँ 5x थे अकेला 5, और क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है मुझे। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या करूँ, ऐसा का ऐसा कोष्टक इधर बना लो। जब कुछ समझ नहीं आया कॉमन लेने में तो एक कोष्टक जैसा ही दूसरा कोष्टक बना लो। अब √2 में किस संख्या से गुणा करूं कि मुझे प्लस के 2x प्राप्त हो। दोस्तों सीधी सी बात है, मैं यहाँ एक x और आएगा दोस्तों, ये x यहाँ भी लिख लो, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, √2 से गुणा कर दूं। जब मैंने अभी आपको यहाँ बताया था √ वाली संख्या √ से गुणा होता है तो √ हट जाता है, √2 का √2 से गुणा होगा तो अकेला 2 बचेगा, साथ में x है, √2 का 5 से होगा तो 5 √2 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब इसको मैं यहाँ करता हूँ,
दोनों में एक जैसा ब्रैकेट ये दिख रहा है, 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 और यहाँ बचा x प्लस यहाँ क्या बचा अंडर रूट 2। ये तो आपके गुणनखंड हो गए। हमें क्या निकालना, गुणनखंड ज्ञात करना था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें जैसा भी समझ आ रहा है, और लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। अगला प्रश्न पढ़ें आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विघात समीकरण इतने का के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बराबर मूल हों। तो दिया है द्विघात समीकरण, फिर मैं वही लिखूंगा। दिया ये वाला प्रश्न कर रहे हैं हम, कौन सा, ये वाला दिया है द्विघात समीकरण। क्या दिया द्विघात समीकरण, मैं लिख दूंगा 2x की घात 2 प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हों। बराबर मूल ज्ञात करवा रहे हैं दोस्तों हमसे। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसकी तुलना कर देता हूं बराबर मूल के लिए इसकी, क्योंकि ax² जो वर्ग द्विघात मानक समीकरण है उससे प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, मैं इससे तुलना करता हूं, तुलना करने पर तुलना करूंगा, x² से x² कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे x से x, b का मान कितना आ जाएगा k, और यहाँ पे c का मान 3, c का मान 3 आ गया। अब क्या करूंगा मैं, हमें किसकी बात बोल रहे हैं, 2 बराबर मूल, तो वही कंडीशन लिख दूंगा मैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं, 2 बराबर मूल कब होते हैं, वो 2 बराबर मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac बराबर 0, विभक्ति कर का मान कैसा हो जाए, 0 के बराबर हो जाता है, तब क्या होता है, 2 बराबर मूल होते हैं। तो बस इसमें हम ये ABC के मान निकालें वो रख देते हैं। b का मान कितना है k, यहाँ स्क्वायर लगा दिया -4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना है 3 बराबर 0। दोस्तों इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। बाकी अब k² तो हमारा ऐसे ही रहेगा, k² रहा माइनस 3 दूनी 6 चौको 24 बराबर 0। यदि अब इसको और देखें तो -24 पक्षांतर कर दें, k² बराबर प्लस के 24 हो जाएगा, वर्गमूल ले लें इसका, वर्गमूल लेने पर तो k बराबर इधर लग जाए, जब भी वर्गमूल लेते हैं अंडर रूट लगाने से पहले प्लस माइनस लग जाता है, और k बराबर 24 को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणा 6 लिख सकते हैं। k बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट 6। अतः मूल क्या हो जाएंगे आपके, अतः क्या पूछा था हमसे प्रश्न में, समीकरण का ऐसा मान, k का मान, अतः समीकरण का हल 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 6 है, ये इसका हल हो जाएगा। एक बार प्लस में लिख दिया इसको, एक बार किस में लिख दिया हमने, माइनस में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, 3 अंक का प्रश्न, 2 अंक का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पेपर में जरूर आ सकता है। के का मान ज्ञात करने के लिए ऐसा आता है हर बार, इसको जरूर कर लें के वाले सवाल को। यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो कमेंट्स करें और चैनल को लाइक और शेयर करें।